हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर द्वितीय का अभ्यास करेंगे। द्वितीय अभ्यास पेपर में कुल 70 प्रश्न हैं, जिसमें से 35 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में समाहित किया है। इसी के भाग 2 में हम शेष बचे 35 वीडियो को लेकर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के प्रैक्टिस पेपर द्वितीय के भाग 1 से। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हैं। एल्यूमिनियम सामान्य तापमान पर ठोस स्वरूप में रहता है। उसका गलनांक 660 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 2519 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इन तीनों बर्तनों को एक साथ गर्म करने रख दिया जाए, जहां तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघलेगा? हमने इन तीनों बर्तनों को अलग अलग गर्म करने के लिए रख दिया। जैसे जैसे तापमान बढ़ा और तापमान 660 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा, ये तीनों ही बर्तन अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल गए। इस ताप को हम एल्यूमिनियम धातु का गलनांक कहते हैं। तो चूंकि ये तीनों बर्तन एक ही धातु एल्यूमिनियम के बने हैं, इसलिए ये तीनों ही बर्तन एक ही ताप गलनांक 660 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर है डी। तीनों बर्तन चम्मच, कांटा और चाकू एक साथ 660 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलेंगे। प्रश्न क्रमांक 2। जिंक एक प्रतिक्रियाशील धातु है। उसके एक टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भरे टेस्ट ट्यूब में डाला गया। ट्यूब में बने बुलबुलों से यह पता चला कि कोई गैस निकलती है। जब एक जलती हुई माचिस की तीली को टेस्ट ट्यूब के पास लाया गया तो पॉप की आवाज निकलने के बाद बुझ गई। टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली गैस कौन सी है? हम इस पूरे क्रियाकलाप को एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। हमने एक डिस्क में जस्ता धातु के कुछ टुकड़े लिए तथा दूसरी परखनली में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। जस्ता धातु के टुकड़ों को हमने अम्ल के अंदर डाला। हमने देखा कि सरसराहट और बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकल रही है। इस परखनली के मुंह पर हम जलती हुई माचिस की तीली ले गए। जैसे यह तीली गैस के संपर्क में आई, ये फट फट या पॉप की ध्वनि के साथ जली। और यह गुण हाइड्रोजन गैस की विशेषता है। हाइड्रोजन गैस जब ज्वाला के संपर्क में आती है तो फट फट या पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो जस्ता अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। हमारा सही उत्तर है विकल्प क्रमांक ए। प्रश्न क्रमांक 2। नवांग ने स्कूल में पढ़ा था कि अच्छी जलधारण क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। यह पता लगाने के लिए कि किस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है, उसने एक परीक्षण किया। उसने एक गिलास में बालू, दूसरे में मृत्तिका अर्थात काली चिकनी मिट्टी और तीसरे में ह्यूमस युक्त मृदा ली और फिर वह प्रत्येक गिलास में थोड़ा पानी डाल देता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। कौन सी मृदा पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी है? तो सबसे पहले हम आपको जल धारण क्षमता के बारे में बताएंगे। जल धारण क्षमता पानी की वह मात्रा है जो एक दी गई मिट्टी फसल के उपयोग के लिए धारण कर सकती है। अर्थात कोई मिट्टी जितना पानी अपने साथ बांध के रख सकती है, उसे हम उस मिट्टी की जल धारण क्षमता कहते हैं। अब हमें बताना है कि बालू, मृत्तिका और ह्यूमस युक्त मृदा में से किसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। हम एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे और इसमें एक कीप रख देंगे। ये लीजिए, हमने कीप रख दी इसमें, और इसके ऊपरी सिरे पर फिल्टर पत्र से बना हुआ कोन रख देंगे। फिर इस फिल्टर पत्र में हम एक एक करके बालू, मृत्तिका और ह्यूमस युक्त मृदा को डालेंगे। तो लीजिए, हमने यहां पर फिल्टर पेपर के अंदर ह्यूमस युक्त मृदा को भर दिया, अर्थात ऐसी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है, अर्थात मिट्टी और गोबर की खाद का मिश्रण, उसे हम कहेंगे ह्यूमस युक्त मृदा। फिर हम इस मृदा में एक निश्चित मात्रा में पानी को डालेंगे। कुछ समय बाद यह पानी फिल्टर पेपर से छनकर कीप के माध्यम से इस कॉनिकल फ्लास्क की निचली सतह पर इकट्ठा हो जाएगा। इस पानी को हम नपना ग्लास की मदद से नाप लेंगे। नपना ग्लास की मदद से तो हमने तीनों मृदाओं के साथ, बालू, मृत्तिका और ह्यूमस युक्त मृदा, तीनों के साथ ये प्रयोग दोहराएंगे। तो आप पाएंगे अंत में कि जो ह्यूमस युक्त मृदा है, जब इसमें हम पानी डालते हैं तो बहुत कम पानी बूंदों के रूप में कॉनिकल फ्लास्क के नीचे आता है। अर्थात ह्यूमस युक्त मृदा बहुत सारे पानी को सोख लेती है, पकड़ के रख लेती है।
तो इस प्रकार इस प्रयोग के माध्यम से हमें पता चलेगा कि ह्यूमस युक्त मृदा की जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ऐसी मिट्टी में पौधे और फसलें अच्छे से विकसित होती हैं। प्रश्न क्रमांक 4, श्याम ने 4 पात्र ए, बी, सी और डी में कुछ मात्रा में पानी भरा और प्रत्येक पात्र में पानी का स्तर नोट किया, स्तर अर्थात लेवल। फिर उसने प्रत्येक पात्र में पानी की मात्रा को दोगुना कर दिया। नीचे पानी को दोगुना करने के पहले मूल पात्र दिखाए गए हैं। इनमें से किस पात्र में पानी का स्तर पहले से एकदम दोगुना हो जाएगा? तो देखिए 4 पात्र हैं ए, बी, सी, डी, जिनमें बराबर मात्रा में पानी भरा हुआ है, लेकिन इन चारों पात्रों का आकार भिन्न भिन्न है। इतना ही पानी श्याम ने वापस इन पात्रों में डाल दिया। तो जितना पानी था उतना ही पानी वापस पात्र में डाला और उसने देखा कि किस पात्र में स्तर, पानी का स्तर या पानी का लेवल पहले से दुगुना हो गया है। तो लीजिए हम एक एक करके प्रयोग करते हैं। पात्र ए में जब पानी को डालेंगे तो पानी का स्तर दोगुना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पात्र ऊपर की तरफ फैल रहा है। पात्र नीचे संकरा जबकि ऊपर की तरफ चौड़ा है, तो पानी लंबाई चौड़ाई में ज्यादा फैल जाएगा, ऊंचाई में वृद्धि कम होगी। इस 20 नंबर के पात्र को देखिए, इसमें अगर हम इतना ही पानी और डाल दें तो पानी का स्तर पहले से ज्यादा हो जाएगा। पहले लेवल से अब पानी का लेवल ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पात्र ऊपर की तरफ संकरा हो रहा है। नीचे चौड़ा, ऊपर संकरा, तो पानी फैलने की बजाय ऊपर की तरफ बढ़ेगा और उस पात्र के आयतन के आधार पर स्थान ग्रहण करेगा। तीसरे में भी अगर हम देखें तो इसमें भी पानी का स्तर दोगुना नहीं होगा, क्योंकि ये पात्र ऊपर की तरफ चौड़ा हो रहा है, पानी ऊंचाई की तरफ बढ़ने की बजाय फैल रहा है। जबकि जो चौथा पात्र है इसका आकार देखिए नीचे से ऊपर तक एक समान है, इसका व्यास एक जैसा है। इसमें जब हम इतना ही पानी और डालेंगे जितना पहले से है तो इसका लेवल पहले से दोगुना हो जाएगा, बराबर ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है और इसमें इस पात्र में अगर हम पानी कितनी ही मात्रा और डाल दें तो लेवल पहले से दोगुना होगा। प्रश्न क्रमांक 5, अगर आप भूकंप के दौरान घर के बाहर हैं तो इनमें से कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित है? भूकंप, जब कभी भूगर्भीय हलचल होती है तो पृथ्वी की ऊपरी सतह हिलने लगती है, इसे हम भूकंप कहते हैं। और इस भूकंप के कारण मकान, बिल्डिंगें, पुल, पेड़ पौधे सब गिर जाते हैं और जनधन की हानि होती है। कहा जाता है कि जब भूकंप आए तो निम्न सावधानियां रखें। मकान, दफ्तर या किसी भी इमारत में अगर आप मौजूद हैं तो वहां से बाहर निकलकर खुले में आ जाएं। भूकंप के दौरान खुले मैदान से ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं होती। तो अगर भूकंप आया है तो सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? विकल्प नंबर सी, खुली जगह। यहां आपके ऊपर या आप किसी वस्तु के नीचे नहीं दबेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, प्रकाश की एक किरण तब अपवर्तित होती है जब, तो हमें बताना है कि प्रकाश की किरण का अपवर्तन कब होता है। आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है। यह चित्र भी अपवर्तन की घटना को दिखा रहा है। लेकिन ये दोनों माध्यम कैसे होने चाहिए? अपवर्तन की घटना के लिए यह प्रकाश की किरण को अपवर्तित करने के लिए दोनों माध्यम पारदर्शी होने चाहिए तथा दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होना चाहिए। अपवर्तनांक अर्थात माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होना चाहिए। यहां पहला माध्यम हवा है। देखिए लेजर किरण निकल रही है, हवा में से कांच में जा रही है। पहला माध्यम हवा है, हवा का अपवर्तनांक कम होता है तो हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। दूसरा माध्यम पारदर्शी माध्यम कांच है, इसका अपवर्तनांक हवा से ज्यादा होता है, इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो जब प्रकाश की चाल बदलती है, प्रकाश की चाल ज्यादा थी, कांच में जाते ही कम हो गई, तो प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ जाता है। तो प्रकाश की एक किरण तब अपवर्तित होगी जब वह दो माध्यम जिनके अपवर्तनांक अलग अलग हैं, जिनमें प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, से गुजरेगी। तो हमारा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। गर्म पानी से भरे गिलास में रखने पर इनमें से कौन सी वस्तु सबसे तीव्र गति से गर्म होगी? एक गर्म पानी से भरा हुआ गिलास है, इसमें हमने एक धातु का चम्मच, एक प्लास्टिक और एक लकड़ी का चम्मच डाल रखा है। हमें बताना है कि कौन सा चम्मच जल्दी गर्म होगा। कौन से चम्मच का दूसरा सिरा जो पानी के बाहर है वह शीघ्र गर्म होगा। तो आप सभी जानते हैं धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात उनमें से होकर ऊष्मा बह सकती है। उदाहरण, धातु के चम्मच के एक सिरे को गर्म करने पर दूर रखा दूसरा सिरा भी शीघ्र गर्म हो जाता है। ये चित्र दिखा रहा है, ये एक धातु की रॉड है, इसके एक सिरे को हम बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं तो शीघ्र ही इसका दूसरा सिरा जो लौ से काफी दूर रखा हुआ है वह भी गर्म हो जाएगा। क्योंकि धातुओं में कण पास पास होते हैं, ये कण ऊष्मा को संचरित कर देते हैं आगे की ओर।
तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि गर्म पानी से भरे हुए गिलास में रखा धातु का चम्मच सबसे तीव्र गर्म होगा। जो द्रव विद्युत का चालन करते हैं वे के विलयन होते हैं। विद्युत का चालन, ये लीजिए हमने एक चित्र आपके सामने प्रदर्शित किया है। ये एक पूर्ण परिपथ बना हुआ है और बीकर में विलयन रखा हुआ है। अगर मैं विलयन की जगह आसुत जल लूं, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, अगर विलयन की जगह हम आसुत जल या डिस्टिल वाटर लें जिसमें किसी प्रकार के कोई आयन नहीं होते हैं, तो यह बल्ब नहीं जलेगा, यह परिपथ पूर्ण नहीं होगा, विद्युत धारा नहीं बहेगी। लेकिन अगर मैं उस आसुत जल में थोड़ी सी अम्ल की मात्रा डाल दूं, जैसे HCl, या कोई क्षार NaOH डाल दूं, या कोई लवण NaCl डाल दूं, तो अब यह परिपथ पूर्ण हो जाएगा, विद्युत धारा बहने लगेगी और बल्ब जल जाएगा। क्योंकि अम्ल, क्षार या लवण मिलाने पर उस विलयन में धन और ऋण आयन मौजूद हो जाते हैं। मुक्त धन और ऋण आयन ही फिर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा का चालन करने के लिए विलयन में धन और ऋण आयनों का होना बहुत जरूरी है। अम्ल, क्षार और लवण, देखिए आप, तीनों के जलीय विलयन में धन और ऋण आयन होते हैं। तो अगर कोई विलयन विद्युत का चालन कर रहा है तो वह विलयन अम्ल भी हो सकता है, क्षारक भी हो सकता है और लवण भी हो सकता है, क्योंकि तीनों में ही मुक्त आयन पाए जाते हैं जो परिपथ को पूर्ण करते हैं। तो हमारा विकल्प डी सही है। प्रश्न क्रमांक 9, तालिका के अनुसार ध्वनि तीव्रता से उस पदार्थ से प्रवाहित होती है। यहां पर एक तालिका दी गई है, 4 पदार्थ लिखे हुए हैं, वायु, ताजा पानी, नमकीन पानी और तांबा, और इन सभी में ध्वनि अर्थात आवाज या साउंड के बहने की रफ्तार, गति या तीव्रता लिखी हुई है। आप गौर से देखें तालिका को तो आप पाएंगे कि तांबे में ध्वनि की तीव्रता सबसे ज्यादा है, 3901 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा क्यों? तांबे में ध्वनि बहुत अधिक रफ्तार से आगे बढ़ती है, क्यों? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ध्वनि की तीव्रता सर्वाधिक ठोस माध्यम में होती है। क्यों? क्योंकि ठोसों का एक निश्चित आकार और आयतन होता है। ठोसों में मूल कण संख्या में अधिक तथा पास पास होते हैं, जिससे ध्वनि इन कणों के कंपनों द्वारा आसानी से व तीव्रता से आगे बढ़ती चली जाती है। अगर मैं इस लोहे की राड के एक सिरे को मैं ठोकूं पत्थर से, अगर इस लोहे की राड के एक सिरे को मैं कंपन करूं, तो ये कंपन इन कणों के माध्यम से आगे की ओर बहुत तेजी से प्रवाहित होंगे। तो ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा क्यों होती है? तो हमारा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है कि ठोसों में ऐसे कण होते हैं जो एक साथ करीब होते हैं, जो कंपनों को, ध्वनि के कंपनों को शीघ्रता से आगे की ओर प्रवाहित करते हैं, इसलिए ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। यहां 4 अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए हैं। यहां पादपों की शाखाएं और शाखाओं पर लगी पत्तियां दिखाई गई हैं। पादप क और पादप ग को एक समूह में रखा गया है। क और ग अर्थात पहला और तीसरे को एक समूह में रखा है, जबकि पादप ख और घ अर्थात दूसरे तथा चौथे को एक अलग समूह में रखा गया है। नीचे दी गई किन विशेषताओं के आधार पर इनके 2 समूह वर्गीकृत किए गए हैं बताना है। मैं एक चित्र और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस चित्र को गौर से देखें। यहां पर 6 अलग अलग पादपों की पत्तियां हैं। इन पत्तियों को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि ये जो 3 पत्तियां हैं ये लगभग एक जैसी दिख रही हैं। इन पत्तियों के पत्र फलक पूर्ण है। ऐसी पत्तियों को हम सरल पत्ती कहते हैं, जबकि अन्य 3 पत्तियों को आप गौर से देखें, इनके पत्र फलक छोटे छोटे पत्रकों में बंट गए हैं। ऐसी पत्तियों को हम संयुक्त पत्तियां कहते हैं। तो यहां पर हमने इन चारों पादपों को उनकी पत्तियों की बनावट के आधार पर 2 समूहों में बांट दिया है। क और ग पौधे की जो पत्तियां हैं उनके पत्र फलक में कटाव नहीं है, उनके पत्रफलक पूर्ण है, वे सरल पत्तियां हैं। जबकि ख और घ नंबर की पौधे की जो पत्तियां हैं वो छोटे छोटे पत्रकों में बटी हुई हैं, संयुक्त पत्तियां हैं। तो हमने इन चारों पौधों को पत्तियों की बनावट के आधार पर 2 समूहों में बांट दिया है। प्रश्न क्रमांक 11, एक द्रव जो विद्युत का संचालन करता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता एक विद्युत अपघट्य की होनी चाहिए? तो कुछ इसी वीडियो में हमने पहले एक प्रश्न में समझा कि ऐसे विलयन जो विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, और ऐसे विलयनों में मुक्त धन और ऋण आयन पाए जाते हैं। तो अगर एक विलयन विद्युत अपघट्य है तो उसमें क्या होंगे? इसमें मुक्त आयन होने चाहिए। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 12, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, रवि 3 गिलासों में पानी और नमक को तब तक मिलाता है जब तक कि नमक पानी में पूरी तरह विलेय हो जाता है। तो
यहां पर रवि ने 3 गिलास लिए हैं। एक गिलास में 75 ml पानी और 3 चम्मच नमक डाला है। दूसरे गिलास में 50 ml पानी में 2 चम्मच नमक है, जबकि तीसरे गिलास में 25 ml पानी में 1 चम्मच नमक है। तो हमें बताना है कि तीनों गिलासों के पानी के स्वाद को चखने के बाद आपको क्या पता चलेगा। क्या इन तीनों गिलासों के में भरा हुआ जो पानी है वो एक समान रूप से नमकीन होगा, या कोई पानी ज्यादा नमकीन और कोई कम। इसके लिए हमें इस पानी जिसमें नमक घुला गया है अर्थात इस विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना पड़ेगा। सांद्रता किसे कहते हैं? तो विलय की वह मात्रा जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली रहती है उसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। अर्थात विलयन में विलय की जितनी मात्रा घुली है उसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं और इसे एक सिंबल से सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। विलय की मात्रा और विलयन का आयतन, इन दोनों का अनुपात विलयन की सांद्रता कहलाता है। चलिए हम इस सूत्र की मदद से इन तीनों विलयनों की सांद्रता निकाल के देखते हैं। पहले निकालते हैं हम का की। इसके लिए हम क्या करें? विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हम नीचे ले लेते हैं विलायक की मात्रा जो 75 ml है और ऊपर ले लेते हैं हम विलेय की मात्रा। ये 3 चम्मच है। मान लीजिए 1 चम्मच में 10 ग्राम नमक आता है तो 3 चम्मच में कितना आएगा? 30 ग्राम। तो हमने ऊपर लिख दी विलेय की मात्रा। अगर आप 30 को 75 से भाग लगाएंगे तो उत्तर 0.4 आएगा। तो इस विलयन की सांद्रता हो गई 0.4 ग्राम प्रति ml। अगर हम खा नंबर के पात्र की सांद्रता निकालें, ये लीजिए, तो विलायक हो गया 50 ml, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच में 20 ग्राम, तो 2 चम्मच में 1 चम्मच में 10 ग्राम, तो 2 चम्मच में 20 ग्राम। भाग लगाइए आप, तो यहां भी 0.4 आएगा। अगर आप ग नंबर के गिलास की सांद्रता निकालें तो यहां पर विलायक है 25 ml, जबकि 1 चम्मच नमक अर्थात 10 ग्राम नमक, भाग लगाएंगे 0.4। तो तीनों ही विलयनों की सांद्रता एक समान है, इसलिए तीनों विलयनों को जब आप चखेंगे तो वे एक समान रूप से नमकीन लगेंगे। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 13, अपने शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए शिशुओं को वयस्क की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका क्या कारण हो सकता है? बढ़ते हुए बच्चों को अधिक प्रोटीन खिलाना चाहिए। वयस्कों की तुलना में बढ़ते हुए बच्चों के खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? तो ध्यान दीजिए, जब बच्चा बढ़ता है उसकी शरीर की लंबाई बढ़ती है लगभग 3 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक, तो उसके शरीर का वृद्धि और विकास होता है। उसके शरीर में नई नई कोशिकाएं और ऊतक बनते हैं, उसकी हड्डियां, उसकी मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर के वृद्धि और विकास के लिए नए नए व क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसलिए प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कंपोनेंट भी कहते हैं। तो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है। बढ़ते हुए बच्चों का शरीर बढ़ता है, इसलिए उनकी डाइट में प्रोटीन वयस्कों की तुलना में 3 गुना अधिक होना चाहिए। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही है। उनके शरीर तेजी से बढ़ रहे हैं और नए प्रोटीन ऊतकों का निर्माण कर रहे हैं। यहां होना चाहिए था नए ऊतक प्रोटीन के द्वारा बन रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। तालिका में पेट्रोलियम से बने यौगिकों को क्रमबद्ध करके कार्बन परमाणुओं की संख्या को दिखाया गया है। आप तालिका में देखें, एक तरफ पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोलियम गैस, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से 4 तक होती है। जैसे मैथेन जो प्राकृतिक गैस है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1, जबकि एलपीजी ब्यूटेन उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4। तो इस प्रकार पेट्रोलियम गैस के अंदर जितने भी यौगिक आते हैं उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से 4। पेट्रोल के अंदर जितने भी यौगिक आते हैं उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 से 10 है। इस प्रकार ये तालिका को आपने देख लिया। मैं आपको एक बहुत अच्छी हिंट दे रहा हूं। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम किसी यौगिक का नामकरण करते हैं। जैसे अगर किसी हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन है तो उसे हम मैथ नाम से बुलाएंगे, जैसे मैथेन। अगर किसी हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो उसे हम एथ के नाम से बुलाएंगे, जैसे एथेन, एथीन और एथाइन। अगर 4 कार्बन वाला कोई यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, तो उसे हम ब्यूट अर्थात ब्यूटेन कहेंगे, जो हमारी एलपीजी में आता है। इस प्रकार 5 कार्बन वाले को पेंटेन, 6 कार्बन वाला हेक्सेन, 7 कार्बन वाला हेप्टेन, 8 कार्बन युक्त यौगिक ऑक्टेन, 9 कार्बन युक्त यौगिक नॉन, और अगर किसी हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक में 10 कार्बन परमाणु है तो उसे हम डेक नाम से बुलाएंगे, डेकेन, डेकीन, डेकाइन। अब यहां पर हमसे कहा गया है कि एक कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन है, उसका नाम है ऑक्टेन। ऑक्टेन, इसमें ऑक जुड़ा हुआ है, ऑक्ट। ऑक्ट अर्थात इसमें इस यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 होगी। तो ऑक्टेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 है। तो अब इस तालिका में देखिए ऑक्टेन किस पेट्रोलियम उत्पाद में शामिल होगा। तो गौर से देखें, पेट्रोल के सामने लिखा हुआ है 5 से 10 कार्बन और इसमें कार्बन है 8। इस प्रकार ऑक्टेन पेट्रोल के अंतर्गत आएगा और हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 15, सलीम 4 समान पात्रों
पी, क्यू, आर और एस में समान मात्रा में 100 ग्राम पानी लेता है और उसमें निम्नलिखित पदार्थ मिलाता है। पी में 5 ग्राम नमक, क्यू में 5 ग्राम शहद, आर में 5 ग्राम नारियल का तेल और पात्र एस में 5 ग्राम चौक का पाउडर। फिर वह 5 घंटे के लिए सभी पात्रों को धूप में रख देता है। किस पात्र में पानी कम से कम मात्रा वाष्पित होने की संभावना है? तो किया क्या? सलीम ने 4 बीकर लिए, चारों बीकर में समान मात्रा में पानी लिया। बीकर पी में नमक घोल दिया 5 ग्राम, दूसरे बीकर क्यू में 5 ग्राम शहद घोल दिया, तीसरे बीकर आर में उन्होंने 5 ग्राम नारियल का तेल डाल दिया और चौथे बीकर एस में 5 ग्राम चौक का पाउडर डाल दिया और इन सभी चारों बीकर को 5 घंटे के लिए तेज धूप में रख दिया। तो आप जानते हैं कि धूप की गर्मी से पानी का वाष्पन होगा, पानी भाप बनकर उड़ेगा और हो सकता है धीरे धीरे सभी पात्र पानी से खाली हो जाएं। लेकिन एक पात्र पानी से फिर भी भरा रहेगा, उसमें पानी का वाष्पन सबसे कम होगा। हमें बताना है कि वह कौन सा पात्र है। तो आप सभी जानते हैं कि पानी और तेल एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। अगर हम पानी में अगर तेल की कुछ मात्रा डाल दें तो तेल पानी की सतह पर एक पतली परत के रूप में फैल जाता है। तेल की यही पतली परत पानी को वाष्पित होने से रोकती है, पानी को भाप में बदलने से रोकती है, साथ ही साथ पानी के क्वथनांक को भी बढ़ा देती है। इसलिए जब हम दाल बनाते हैं भगोनी में तो हम उसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। इससे तेल पानी की सतह पर फैल जाता है और पानी भाप बनकर नहीं उड़ता, पानी की मात्रा कम नहीं होती, साथ ही साथ पानी का क्वथनांक या ताप बढ़ जाने से दाल भी जल्दी हमारी पक जाती है। तो उत्तर समझ में आ गया। कौन से पात्र का पानी नहीं उड़ेगा या कम वाष्पित होगा? तो वह पात्र है तीसरे नंबर का आर, क्योंकि इस पे तेल की परत है, ये पानी को वाष्पित होने से रोकेगी। प्रश्न क्रमांक 16, फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और उनकी खुशबू भी विभिन्न प्रकार की होती है। फूलों में विभिन्न रंग और खुशबू होने के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपने पौधों में रंग बिरंगे फूल देखे हैं, तरह तरह की उनमें से गंध आती है, उनमें से मकरंद निकलता है। तो कोई पौधा इतने आकर्षक, रंगीन, मकरंद युक्त और गंधयुक्त फूल क्यों बनाता है? तो आप सभी जानते हैं कि फूल परागण के बाद फल में बदलता है। अर्थात अगर फूल को फल में बदलना है तो पहले परागण जरूरी है और परागण कीट पतंगों के माध्यम से होता है। तो परागण द्वारा पुष्प फल में बदलता है, कीट परागण में माध्यम का कार्य करते हैं। कीट परागण के लिए मधुमक्खियां, तितलियां इत्यादि पुष्प से मकरंद प्राप्त करने के लिए आकर्षित होती हैं। तो फूल को फल में बदलना है तो फूल को परागण कराना पड़ेगा। परागण के लिए कीट पतंगे जरूरी हैं। तो उन कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर बुलाने के लिए ही फूल रंगीन और गंध युक्त होते हैं। तो कीट पतंगे उनकी ओर आकर्षित होते हैं उनकी रंग और गंध के कारण, और फिर वे कीट परागण करते हैं और फूल फल में बदल जाता है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर है बी, परागण के लिए अधिक कीड़ों को आकर्षित करने के लिए फूल रंग युक्त और खुशबूदार होते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी? इसके लिए आपको दाब की परिभाषा और सूत्र ज्ञात होना चाहिए। दाब की परिभाषा है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, अर्थात दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब का संकेत P, बल का F और क्षेत्रफल का A। अब आप इस सूत्र में बल F और क्षेत्रफल A का मात्रक रख दीजिए तो दाब P का ऐसा ही मात्रक निकल आएगा। तो हमें बल का मात्रक न्यूटन दे रखा है, तो देखिए हमने बल F की जगह न्यूटन रख दिया। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई दोनों ही दूरियां हैं और दूरी को मापने का ऐसा ही मात्रक है मीटर। तो लंबाई की जगह भी मीटर, चौड़ाई की जगह भी मीटर, तो 2 मीटर हो गए। तो इसे हम कहेंगे वर्ग मीटर या मीटर की घात 2 या मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा दाब का ऐसा ही मात्रक बन गया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसे हम nm-2 भी कह सकते हैं। सामान्यतः दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल भी होता है। तो आप देख लीजिए यहां कौन सा विकल्प दिया हुआ है, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल लिखा हुआ है, nm-2 लिखा हुआ है या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर लिखा है। तो आपको मिल गया विकल्प डी सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक 18, एक समीकरण दी गई है और हमसे पूछा गया है कि इस समीकरण के आधार पर बताएं कि लोहे की संयोजकता क्या है। तो लोहे की संयोजकता निकालने के लिए हमें अभिकारक या उत्पाद में से कोई एक यौगिक उठाना पड़ेगा। तो हमने इस रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में से एक यौगिक ले लिया FeOH होल थ्राइस, जिसमें से हमें Fe की संयोजकता निकालना है। हम सभी जानते हैं कि OH मूलक पर एक ऋण आवेश होता है, तो यहां पर Fe से 3 OH मूलक जुड़े हुए हैं, तो इस यौगिक पे कुल ऋण आवेशों की संख्या हो जाएगी 3। हर रासायनिक यौगिक उदासीन होता है। अगर इस यौगिक पर तीन OH मूलक के कारण ऋण 3 आवेश हैं तो उन्हें उदासीन करने के लिए Fe पर 3 धन आवेश होंगे ही होंगे। इस प्रकार Fe की संयोजकता हो जाएगी 3 और ऑक्सीकरण संख्या धन 3। आप क्रियाफल या उत्पाद वाले यौगिक Fe2SO4 होल थ्राइस से भी आप Fe की या लोहे की संयोजकता निकाल सकते हैं। SO4 एक SO4 मूलक पे 2 ऋण आयन होते हैं,
तो यहां पर 3 मूलक हैं, तो इस प्रकार इस यौगिक में 3 दूनी 6 ऋण 6 आवेश आ जाएंगे। और Fe कितने हैं यहां पे 2, तो प्रत्येक Fe पर आएगा धन 3 आवेश। इस प्रकार आवेश उदासीन हो जाएंगे। तो हमें पता चल गया Fe की संयोजकता है 3 और ऑक्सीकरण संख्या धन 3। दी गई आकृति के अनुसार ध्वनि तरंग P की तुलना में ध्वनि तरंग Q कैसी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहां पर 2 ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव्स P और Q, दोनों को गौर से देखें, दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि जो P नंबर की जो ध्वनि तरंगे हैं, P नंबर की जो ध्वनि तरंगे हैं, इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा है। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति अर्थात 1 सेकंड में दोलनों की संख्या। ये कण अपनी माध्य स्थिति से ऊपर गया, नीचे गया और फिर माध्य स्थिति पे आ गया, इसे एक दोलन कहते हैं। 1 सेकंड में कोई कण जितने दोलन करता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। तो इसमें आप पता करना चाहते हैं कि भाई इस जो P नंबर की जो ध्वनि तरंग है इसकी आवृत्ति कितनी है, तो आप या तो श्रृंग गिन लीजिए या नीचे के गर्द गिन लीजिए। हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात P की आवृत्ति हुई 8। जबकि Q नंबर की जो ध्वनि तरंग है, अगर इसकी आवृत्ति को गिने तो ये आ रही है 5। तो 2 ध्वनि तरंगों में से P की आवृत्ति ज्यादा है और Q की आवृत्ति कम है। अब जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है उसका तारत्व भी ज्यादा होता है। तो तारत्व क्या है? ध्वनि का एक गुण जिसका उपयोग ध्वनि की आवृत्ति के अनुसार ध्वनि को क्रमबद्ध करने में किया जाता है। आवृत्ति बढ़ती है तो तारत्व भी बढ़ता है। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि ये जो ध्वनि तरंग P है इसकी आवृत्ति ज्यादा है तो इसका तारत्व भी ज्यादा है। आवृत्ति बढ़ने पर तारत्व बढ़ता है और ध्वनि तीखी और पतली और पैनी हो जाती है, इसलिए महिलाओं की आवाज तीखी और पतली होती है। जबकि जो दूसरी Q नंबर की जो ध्वनि तरंग है इसकी आवृत्तियों की संख्या कम है, आवृत्ति कम तो तारत्व भी कम, तारत्व कम तो यह आवाज मोटी महसूस होगी। तो एक बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो ध्वनि तरंग P है उसकी आवृत्तियां ज्यादा हैं, आवृत्ति ज्यादा होने से तारत्व ज्यादा, तारत्व ज्यादा होने से आवाज पतली। जो ध्वनि तरंग Q है उसकी आवृत्तियों की संख्या कम है, उसका तारत्व कम और वो आवाज होगी मोटी। तो जो भी विकल्प आपको सही लग रहा है, जो भी आपसे पूछा जाए उस पर आप निशान लगा सकते हैं। तो जो Q नंबर की तरंग है उसका तारत्व कम है क्योंकि उसकी आवृत्तियां कम है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20, टार्च, सर्चलाइट और वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहां लगे होते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से दिखाता है? बस आगे का नहीं पढ़ना। चलिए हम बताते हैं आपको। ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ धसी हुई होती है। अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरणों को परावर्तन के बाद फोकस पर मिला देता है। ये उल्टा भी कर सकता है। अवतल दर्पण फोकस से चलने वाली किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर भी कर देता है। अब आपने सर्च लाइट देखी है, हेडलाइट और टॉर्च देखी हैं, इनके अंदर जो परावर्तक पृष्ठ होता है, चमकीला परावर्तक पृष्ठ, वो अवतल दर्पण होता है। और इस अवतल दर्पण के केंद्र में मुख्य फोकस के पास बल्ब लगा होता है। उस बल्ब से निकलने वाली किरणें इस परावर्तक अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं और बिना फैले बिल्कुल सीधी बहुत दूर तक जाती हैं और हमें दूर की वस्तु भी आसानी से दिखाई देने लगती है। तो जो सर्च लाइट या टॉर्च है उसमें बल्ब कहां लगा रहता है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, ताकि उससे निकलने वाली किरणें परावर्तन के बाद बिल्कुल सीधी बहुत दूर तक जाएं। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक 21, शीला और उसके दोस्त लुप्त प्रायः प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं। लुप्त प्रायः प्रजातियां जानते हैं आप? ऐसी प्रजातियां जो अब लुप्त होने की कगार पर हैं, जो बहुत कम संख्या में पृथ्वी पर बची हैं, जिन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, और अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया, उनके स्वास्थ्य का, उनके प्रजनन की क्रिया का, उनके आवास और भोजन का ध्यान नहीं रखा गया, तो एक दिन पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां उन्हें केवल तस्वीरों में और टीवियों पर ही देखेगी। तो लुप्त प्रायः से हमारा क्या संकेत है? लुप्त प्रायः प्रजातियां ऐसे जीव जो संख्या में कम हैं तथा जिनके लुप्त होने की संभावना ज्यादा है, उन्हें हम लुप्त प्रायः प्रजातियां कह रहे हैं। ये लुप्त क्यों हो रही हैं? क्योंकि वे बदलते पर्यावरण, परभक्षण अर्थात शिकार, वनों की कटाई और भोजन तथा पानी की कमी का सामना कर रही है। तो मुझे इन चारों विकल्पों में से विकल्प नंबर ए तौफीक की बात बिल्कुल सही लगती है कि यदि उचित कदम नहीं उठाए गए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनमें प्रजनन क्रिया को करवाना, उनके शिकार को प्रतिबंधित करना, उनके आवास की रक्षा करना, उनको अच्छा भोजन और पानी उपलब्ध कराना, अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो एक दिन ये प्रजातियां पृथ्वी पर से पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। यह प्रयोग क्या दर्शाता है? एक प्रयोग किया, एक पन्नी ली
जिसमें स्ट्रिप लगी हुई थी, पन्नी बंद हो जाती थी, और उसके अंदर हमने पानी से भरा हुआ एक कप रख दिया, एक पन्नी और जिप वाली पन्नी, और उसके अंदर कप में पानी, और इस पूरी पन्नी को हमने धूप में रख दिया या बल्ब के नीचे रख दिया। कुछ समय बाद हम देखेंगे इस पन्नी की आंतरिक सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो गई हैं। तो हमें बताना है कि ये जो पूरी घटना है ये किसे दिखाती है। तो चलिए, ये पूरी घटना जल चक्र को दिखाती है। जल चक्र आप जानते हैं, समुद्रों में भरा हुआ पानी सूर्य की गर्मी से भाप में बदल जाता है। इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। उस भाप के बनते हैं बादल। जैसे जैसे बादल ऊपर उठते हैं वे ठंडे होते चले जाते हैं और भाप पुनः पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। इसे कहते हैं संघनन। जब ये पानी की बूंदें एक दूसरे से चिपक कर भारी हो जाती हैं तो बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आकर गिरती हैं और पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है। ये चक्र चलता रहता है और ये पन्नी में जो हमने प्रयोग करा है यह भी घटना पूरे जल चक्र को दिखा रही है। गर्मी से कप का पानी भाप में बदला, भाप ऊपर उठी और ठंडी जो पन्नी है उसके संपर्क में आई और पुनः पानी की बूंदों में बदल गई। तो हमारा विकल्प है बी। यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रयोग है, यह पृथ्वी पर जल चक्र को दिखा रही है। प्रश्न क्रमांक 23, जल, पवन अथवा बर्फ द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। जल अर्थात बहता हुआ पानी, जैसे बाढ़ का पानी, पवन आंधी और तूफान, तथा बर्फ जैसे बर्फ अर्थात ग्लेशियर, जो खिसकता हुआ ग्लेशियर, ये सभी मिट्टी की ऊपरी परत का क्षय कर देते हैं, जिसे हम अपरदन कहते हैं। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संभवतः मृदा अपरदन सबसे कम होगा। तो यहां पर 4 घटनाएं दी गई हैं। इन चारों घटनाओं को देखना और बताना है कि किस घटना में मृदा का अपरदन सबसे कम होगा। तो मृदा को अगर ढीला छोड़ दिया जाए, मृदा की ऊपरी परत को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो फिर उसका अपरदन बहुत तेजी से होता है। बहती हुई हवा, बहता हुआ पानी, सरकती हुई बर्फ इस खुली और ढीली मृदा का अपरदन कर देती है। तो हमें मिट्टी को हमेशा ढक के रखना चाहिए। किससे ढकेंगे? घास, फसल और वृक्षों से ढक के रखना चाहिए, जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता। तो अगर आप इन चारों विकल्पों को देखेंगे तो विकल्प नंबर सी आपको बताएगा कि घास को उखाड़े बिना ऊपर से काटना, इस क्रिया से मृदा का अपरदन नहीं होता। खनन गतिविधियां, निर्माण कार्य और जमीन की जुताई तो करना, लेकिन फिर फसल ना बोना, इन तीनों ही स्थितियों में हम मृदा की ऊपरी परत को खोलकर ढीला छोड़ देते हैं, जिससे मृदा अपरदन तेजी से होता है। तो घास लगाएं, लेकिन घास को उखाड़े नहीं बल्कि घास को काटें। ऐसे जानवरों को चराएं जो घास को उखाड़ कर नहीं खाते बल्कि घास की कोपलों या पत्तियों को काट के खाते हैं। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 24, इनमें से क्या पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ये लीजिए, ये नर जनन तंत्र है। आप इन चारों विकल्पों को इसमें ढूंढिए। वृषण भी यहां दिखाई दे रहा है, शिश्न भी दिखाई दे रहा है, शुक्रवाहिनी भी दिखाई दे रही है, लेकिन अंडवाहिनी यहां पर नहीं है, क्योंकि अंडवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग है। तो पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न क्रमांक 25, नीचे दिए गए चित्र में परावर्तन कोण क्या होगा? आप जानते हैं परावर्तन कोण क्या होता है? लीजिए हम बता देते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण, कोण आई, तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। और परावर्तन का नियम कहता है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, अभिलंब समकोण होता है 90 डिग्री। तो आप पहले इस अभिलंब के कोण 90 डिग्री में से इस 60 डिग्री को घटा दें तो कोण आई आपको पता चल जाएगा। जितना कोण आई अर्थात आपतन कोण होगा उतना ही कोण आर परावर्तन कोण होगा। चलिए हम इसे सॉल्व करके भी बता देते हैं। ये आ गया सॉल्व। दर्पण से अभिलंब का कोण 90 डिग्री, अतः आपतन कोण 90 में से 60 को घटा दिया, बचा 30 डिग्री। और परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण का मान भी आ गया 30 डिग्री। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, एक वायरस अर्थात विषाणु जीवाणु से अलग कैसे होता है? विषाणु और जीवाणु में क्या अंतर है, क्या भेद है, वो हमें यहां पर ढूंढ कर बताना है। पहले हम आपको बता दें कि जो जीवाणु है वह एक जीवित प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अर्थात जीवाणु के चारों ओर एक व्यवस्थित कोशिका भित्ति और कोशिका कला पाई जाती है। जीवाणु के अंदर कोशिका में कोशिका द्रव होता है, जबकि जो विषाणु है, जो वायरस है, वह एक पूर्ण कोशिका नहीं है। उसमें कोशिका कला का आवरण नहीं होता, बल्कि वह एक प्रोटीन के खोल और आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए से ही बना होता है। तो एक अंतर तो हमने देखा कि जीवाणु एक पूर्ण कोशिका है, जबकि विषाणु एक पूर्ण कोशिका नहीं है, वो अकोशीय पदार्थ है। जीवाणु जीवित होता है, जबकि विषाणु के हम रवे बना सकते हैं, क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं। विषाणु निर्जीव होता है। लेकिन जब यही विषाणु हवा, पानी और मिट्टी में है तो निर्जीव है, लेकिन जब यही विषाणु हमारे शरीर में, पेड़ पौधों, जंतुओं और मनुष्य के शरीर में या जीवित कोशिका के अंदर पहुंचता है तो यह विषाणु जिंदा हो जाता है।
यह प्रजनन करने लगता है, जीवित कोशिका के अंदर अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, अपने लक्षण व्यक्त करने लगता है और रोग दिखाने लगता है, रोग ग्रसित कर देता है पौधों और मनुष्यों तथा जंतुओं को। तो क्या अंतर है वायरस और जीवाणु में? तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। कोशिका के बाहर है ये तो मृत है, लेकिन जब ये जीवित कोशिका के अंदर जाता है तो ये जिंदा हो जाता है और प्रजनन करने लगता है। तो विकल्प नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। यह जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता, जबकि जीवाणु आसानी से प्रजनन करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27। इस चित्र में माता के शरीर के अंदर बच्चा दिखाया गया है। एक नलिका जैसी संरचना माता को बच्चे से जोड़ती है। यह मां का गर्भाशय है। गर्भाशय के अंदर एक बच्चा पल रहा है और वह बच्चा देखिए गर्भाशय की ऊपरी दीवार से एक विशेष संरचना द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसे हम नाभिनाल कहते हैं। यह नलिका ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता के शरीर से बच्चे के शरीर तक ले जाती है। यह नलिका बच्चे के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को लेकर मां के शरीर तक ले जाती है। तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है नलीनुमा, इसे हम नाभिनाल कहते हैं और इसका जो ऊपरी हिस्सा गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ है, इसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ये बच्चे को पोषक पदार्थ प्रदान करती है और बच्चे से उत्सर्जी पदार्थों को इकट्ठा करती है। लेकिन जब बच्चे ने जन्म ले लिया, जब बच्चा पैदा होता है, तब इस नलिका की आवश्यकता नहीं होती और इसे काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद उसके शरीर के सभी अंग तंत्र सक्रिय हो जाते हैं, सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। उसका पाचन तंत्र मां के दूध से पोषण प्राप्त कर लेता है। उसका श्वसन तंत्र अर्थात फेफड़े वायुमंडल से ऑक्सीजन लेने लगते हैं। उसका उत्सर्जन तंत्र अर्थात किडनियां अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालने लगते हैं। तो इस प्रकार जन्म लेने के बाद उसके शरीर के अंग और अंग तंत्र काम करने लगे हैं। उसे मां से अब पोषण लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्लेसेंटा को काट दिया जाता है। विकल्प नंबर सी हमारा सही है, क्योंकि बच्चे के पाचन अंग और फेफड़े सक्रिय हो गए हैं। प्रश्न क्रमांक 28। रामू ने नीचे दी गई कुछ चीजों को अपने बगीचे के कोने में गाड़ दिया। अंडे के छिलके, पेंसिल के छिलके, सूखी पत्तियां, प्लास्टिक की थैली, फल और सब्जी। रामू ने इन सभी पदार्थों को एक साथ जमीन में गड्ढा करके गाड़ दिया और जब 5 साल बाद खोदा तो उसे इनमें से कौन सी चीज जस की तस अर्थात जैसी की वैसी ही दिखाई देगी? तो आप सभी जानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल अर्थात अपघटनीय अपशिष्ट, जो आसानी से 3 महीने या 90 दिनों में सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, खाद में बदल जाते हैं। जबकि दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल अर्थात अनअपघटनीय अपशिष्ट, जो 50 साल से लेकर 500 साल तक भी नष्ट नहीं होते और प्रकृति में बने रहते हैं। इन्हें सामान्यतः जमीन में नहीं फेंकना चाहिए, खुले में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इन नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए, जो इन्हें रिसाइकल के लिए कारखानों में पहुंचा देगा। तो जब हम गड्ढा खोदेंगे तो बताइए इन चीजों में से कौन सी चीज हमें पुनः दिखाई देगी? जी हाँ, हमें पुनः दिखाई देगी पॉलीथीन, प्लास्टिक की थैली। और ये जो अपशिष्ट हैं, अनअपघटनीय अपशिष्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, ये पर्यावरण को प्रदूषण करते हैं जब तक ये पर्यावरण में मौजूद रहते हैं। तो प्लास्टिक की थैली गड्ढा खोदने के बाद 5 साल बाद भी ऐसी की ही ऐसी निकलेगी। प्रश्न क्रमांक 29। दिशा ढूंढने के लिए यात्री चुंबकीय कंपास के अलावा और किस चीज का उपयोग करते थे? पुराने समय में अब तो चुंबकीय कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, तो आपको उत्तर दक्षिण और बाकी अन्य दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। इसलिए समुद्र में जो नाविक होते हैं, रेत या मरुस्थल में जो यात्री होते हैं, वो भटकते नहीं हैं। लेकिन पुराने जमाने में जब कंपास होता ही नहीं था, तब समुद्र में यात्राएं कैसे की जाती थी, दिशाओं का ज्ञान कैसे होता था? तो उस वक्त होते थे तारामंडल। तारामंडल आज भी है। तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को कहते हैं। प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता था। कोई तारामंडल कहां होगा? तो याद रखिए, तारामंडल आकाश में हमेशा एक निश्चित दिशा या क्षेत्र में ही स्थित होते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है कालपुरुष, शिकारी या ओरियन तारामंडल, जो कई तारों का समूह है, जिसमें से 7 तारे सबसे ज्यादा चमकीली हैं, इसलिए इसे हम सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। यह हमेशा आकाश में उत्तर दिशा की ओर होता है, जिधर ध्रुव तारा है। तो जब कंपास नहीं था, उस वक्त इन्हीं तारामंडलों को देखकर दिशा का अनुमान लगाया जाता था। हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 30 की तरफ। जिराफ विश्व के सबसे ऊंचे प्राणियों में से एक है, जबकि गोल्ड फिश काफी छोटी होती है। जिराफ की कोशिकाओं और गोल्ड फिश की कोशिकाओं के आकार में क्या अंतर है, या दोनों की कोशिकाओं के आकार की तुलना में क्या कहा जा सकता है? तो ध्यान दीजिए, जिराफ पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी और गोल्ड फिश आकार में छोटी। भले ही एक प्राणी बड़ा है, दूसरा छोटा है, लेकिन इनको बनाने वाली जंतु कोशिकाएं दोनों में ही समान आकार की होंगी। तो चाहे
गोल्ड फिश हो छोटे आकार की, चाहे जिराफ हो बड़ा प्राणी, लेकिन दोनों को बनाने वाली जंतु कोशिकाओं का आकार एक जैसा ही होगा। अंतर होगा तो केवल कोशिकाओं की संख्या का। जिराफ में कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है इसलिए वो बड़ा है, जबकि गोल्ड फिश में कोशिकाओं की संख्या कम है इसलिए वो आकार में छोटी है। तो जीव चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उनको बनाने वाली कोशिकाएं समान आकार की ही होती हैं, केवल उनकी संख्या का अंतर होता है। तो हमारा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। प्राणियों की कोशिकाओं का औसत आकार लगभग समान होता है। प्रश्न क्रमांक 31, सोहेल ने एक कीप में रखे फिल्टर पेपर पी के माध्यम से कीचड़ के पानी को छाना। उसने देखा कि छानने के बाद भी जमा हुआ पानी मटमैला है। उन्होंने फिर एक फिल्टर पत्र क्यू की मदद से पुनः उस पानी को छाना। छानने के बाद जमा हुआ पानी बिल्कुल साफ हो गया। यानी दो फिल्टर पत्र की मदद से उन्होंने कीचड़ के पानी को छाना। पहले फिल्टर पत्र पी की मदद से तो पानी पूरी तरीके से नहीं छना, मटमैला रहा। दूसरे फिल्टर पत्र क्यू की मदद से उससे पानी पूरी तरह छन गया और बिल्कुल साफ हो गया। ऐसा क्यों? तो भाई फिल्टर पत्र आप सभी ने देखे हैं, ये फिल्टर पत्र में बारीक बारीक छिद्र होते हैं। ये पदार्थों को छानने के काम में आते हैं। इनमें मिलने वाले छिद्रों का आकार अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ फिल्टर पत्र में 8 माइक्रोन के, तो कुछ में 2.5 माइक्रोन के, तो कुछ में अति सूक्ष्म 0.45 माइक्रोन के भी छिद्र पाए जाते हैं। तो छिद्र जितने बारीक होंगे वह फिल्टर पत्र किसी विलयन को उतनी ही अच्छी तरीके से छानेगा। 0.45 माइक्रोन छिद्र वाले फिल्टर पत्र निलंबन तथा कॉलाइड को भी आसानी से छान सकते हैं। तो हमें एक बात पता चल गई कि जो पी फिल्टर पत्र था उसके छेद बड़े बड़े थे और जो क्यू नाम का फिल्टर पत्र था उसके छेद बहुत बारीक थे। उसने धूल के बारीक कणों को भी रोक लिया और पानी को पूरी तरीके से साफ कर दिया। इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। फिल्टर पेपर क्यू में फिल्टर पेपर पी की तुलना में छोटे छेद थे। जल्दी बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 32 की ओर। धातु की जब जल से क्रिया होती है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है। हमें बताना है कि दूसरा उत्पाद क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, धातुएं पानी से क्रिया करती हैं और धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्रियाशीलता के आधार पर कुछ धातुएं ठंडे जल से, कुछ गर्म जल से, तो कुछ धातुएं भाप से क्रिया करती हैं। जैसे मैग्नीशियम और सोडियम धातु ठंडे जल से ही क्रिया कर लेती है, जबकि कैल्शियम गर्म जल से तथा लोहा तथा तांबे जैसी धातुएं भाप से क्रिया करती हैं। तो हम मान लीजिए मैग्नीशियम धातु को हमने ठंडे पानी में डाल दिया, तो मैग्नीशियम धातु ठंडे पानी से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। विकल्प नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 33, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थान तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है दो परिस्थितियों में। पहला, यदि वस्तु गति ना करे, वस्तु एक ही जगह पर रहे तो उसका विस्थापन शून्य होगा। और अगर वस्तु गति कर भी रही है तो उसका प्रारंभिक और अंतिम स्थान एक ही हो, अर्थात वस्तु जहां से चली हो वहीं पहुंच जाए तो भी उसका विस्थापन शून्य माना जाएगा। तो हमें बताना है कि इन तीनों ग्राफ में से किस ग्राफ में विस्थापन शून्य है। तो आप ग्राफ नंबर खा को देखें, ये समय और दूरी के मध्य खींचा गया ग्राफ है। इस सरल रेखा को देखें, इसमें समय तो बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन समय के साथ दूरी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, दूरी बिल्कुल फिक्स है, स्थिर है। इसका मतलब है कि समय के साथ दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात वस्तु एक ही जगह पर रखी है, एक ही जगह पर स्थिर खड़ी है। इस प्रकार जो ग्राफ नंबर खा है वो हमें बताता है कि विस्थापन शून्य है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 34 की ओर। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सर बहुत बड़ा, जबकि शरीर का जो मध्य भाग है, पेट, वो समान आकार का, जबकि उसका सबसे निचला भाग, पैर, छोटे छोटे दिख रहे हैं। जादुई दर्पण में शीर्ष से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या होगा? तो लीजिए हम आपको दिखा देते हैं। हम जाते हैं जहां सर्कस लगे हुए रहते हैं, मेले लगे हुए रहते हैं, वहां पर ग्लास हाउस होता है। अगर आप हमारे भोपाल में विज्ञान आंचलिक केंद्र में जाएं तो वहां भी ग्लास हाउस है। जब किसी ग्लास के सामने आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि मेरा जो सिर है इसमें बहुत बड़ा दिख रहा है। ये एक गिलास है, दर्पण। क्यों दिख रहा है सिर बड़ा? क्योंकि ऊपर का हिस्सा इस दर्पण का अवतल दर्पण से बना है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है, तो चेहरा बड़ा दिखेगा। फिर बीच वाला हिस्सा जो है आपका मध्य हिस्सा, ये उसी आकार का दिखाई देगा, क्योंकि बीच में समतल दर्पण है, वह वस्तु के बराबर आकार का ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और जो नीचे के पांव है ये बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, अर्थात निचला हिस्सा उत्तल दर्पण से बना है, वह वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार आप दर्पण के सामने खड़े हैं और दर्पण में सिर बड़ा, मध्य हिस्सा छोटा, मध्य हिस्सा समान आकार का, जबकि पांव छोटे दिख रहे हैं, तो समझ जाइए कि ऊपर से नीचे दर्पणों का क्रम क्या है? अवतल दर्पण, फिर बीच में समतल दर्पण और सबसे नीचे
उत्तल दर्पण। इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया विकल्प नंबर डी हमारा सही है। कोशिका के आविष्कार में इनमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? आप जानते हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने कॉर्क के टुकड़े को देखा तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते के आकार के सेल दिखाई दिए, उसी को उन्होंने कोशिका नाम दिया। तो उन्होंने उस कॉर्क में इन बारीक बारीक संरचनाओं को कैसे देखा होगा? तो सामान्यतः कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है जो सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो उस वक्त रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका के आविष्कार के समय किस यंत्र का उपयोग किया गया होगा? जी हां, सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का। उम्मीद है मित्रों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अपने अन्य मित्रों को अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इसका द्वितीय पार्ट भी आप अवश्य देखें जिसमें शेष बचे हुए 35 प्रश्नों को समाहित किया गया है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से ऑनलाइन क्विज में भाग लें तो आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।